वालेकुम। तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो ऐसा ऐसा तो एक टॉपिक था इंटरेस्टिंग, इम्पल्सिव फोर्स से रिलेटेड। है परकशन परक्यूजन है, ये परकशन है, ये पॉइंट, इसको स्वीट स्पॉट भी कहते हैं। तो क्या चीज़ होती है ये? तो एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप रैकेट है या बेसबॉल जो है वो, या फिर आप बैट, क्रिकेट खेलते हो और बैट से जब हिट करते हो बॉल को, तो डिपेंड के बॉल जो है वो कहाँ पे जो है वो हिट करती है बैट पे, और आपने बैट को कहाँ से पकड़ा हुआ है, तो आपके हाथ पे एक झटका जो है महसूस होता है। और अक्सर जो आप हिट करते हो तो आप फील करते हो कि बिल्कुल भी आपके हाथ पे हल्का सा भी झटका नहीं लगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है उसको स्वीट स्पॉट भी कहते हैं। और इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ये देख लो, जैसे कि आपने ये रैकेट जो है इसको पकड़ा हुआ है, तो ये जो जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है इसको हम पिवट पॉइंट कहेंगे। और बॉल हिट करती है अगर बिल्कुल जो है फॉर एंड पे, ये ऊपर वाले एंड पे, तो आप देखोगे कि इस रैकेट पे जो है ये फोर्स इस तरफ लगेगी, और पिवट पे उसके corresponding फोर्स इस तरफ लगेगी। ये रोटेट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे, यानी आपके हाथ में फोर्स जो है हैंड पे फोर्स इस तरफ लगेगी। और अगर ये बॉल जो है वो अ, इस पॉइंट पे जो कि आपके हाथ से करीब है, इस पे अगर हिट करती है बॉल यहाँ पे रैकेट के इस जो है लकड़ी वाले हिस्से पे, तो ये आप देखोगे कि बॉल जो है कोशिश करेगी कि ये जो हिस्सा है इस पे फोर्स इस तरफ लगेगी। यानी बॉल जब इस पे फोर्स लगाएगी तो यहाँ हैंड पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फिर इन दो पोजीशन के दरमियान एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे फोर्स जो ना तो राइट ना लेफ्ट बल्कि ज़ीरो होगी। उस पॉइंट को आप परकशन जो है ये पॉइंट या स्वीट पॉइंट जो है वो स्वीट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस पॉइंट की ये है कि यहाँ जहाँ से पिवट हुआ हुआ है वो ऑब्जेक्ट जो है, या जहाँ से आपने रैकेट को पकड़ा हुआ है, वहाँ पे फोर्स जो है, जो इम्पल्सिव फोर्स है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि जहाँ से आपने उस चीज़ को पकड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी है ये टेलर का। कंसीडर द रॉड इन प्रॉब्लम 10.13। 10.13 वाला प्रॉब्लम मैं नीचे डाल दिया, इसमें नॉट बताया हुआ है कि आप यूनिफॉर्म रॉड भी ले सकते हो यूनिफॉर्म रॉड के साथ भी कर सकते हो। उसकी लेंथ एल है, उसको पिवट कर लो, बिल्कुल जो एच पे कर लो पिवट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है फिर आप वो स्वीट स्पॉट की पोजीशन निकालो। ठीक है, तो यहाँ उसमें वही चीज़ आपसे पूछी हुई है। लेट से कि एक रॉड है, उसको आप जो है पिवट किया हुआ है आपने, और बिल्कुल एच पे एल लेंथ का, और उसको जो आप हिट करते हो, किस पॉइंट पे आप हिट करोगे, यहाँ पे पिवट पॉइंट पे इम्पल्सिव फोर्स जीरो हो जाएगी। यानी लोकेशन आपने स्वीट स्पॉट की निकालनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे। तो पॉइंट मैसेज अगर आपस में कुलियन करते हैं तो उसमें क्रॉस सेक्शन जो है किस तरह निकाला जाता है। इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट जो पैरामीटर है वो एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। जैसे कि इस सॉलिड केस में इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, ये मैंने बताया था आपको कि क्या होता है। इसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर हो सकती है। ठीक है, इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है, और फिर आप इसको कितनी वर्टिकल हाइट से फेंकते हो, और ये जो है अगर ये रेडियस ऑफ द स्फीयर से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कोई कोलिजन नहीं होगी। ठीक है, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा ये स्कैटर होगा, तो जितना बी छोटा होगा उतना थीटा जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा। और यहाँ के बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन है, फिजिकल कोलिजन है डिस्टेंस पे एक्ट करके, जैसे कूलम और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें इम्पैक्ट पैरामीटर भी इस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर ये फोर्स स्विच ऑफ कर दी जाए तो पार्टिकल जो है बिल्कुल सीधा चला जाएगा, और इसका फिर कितना जो है वो कम से कम फासला होगा ड्यूरिंग इस ट्रेजेक्टरी, वो इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगा।
और जब स्विच ऑन कर दोगे, उसको टर्न ऑन कर दोगे आप तो फोर्स को जो है, तो फिर ये इस तरीके से जा सकता है, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी। हमने इसको मजीद इसमें इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी डिफाइन की, बात की, और करते करते फिर क्रॉस सेक्शन का फार्मूला निकाला, सिग्मा ऑफ थीटा डी सिग्मा बाई डी ओमेगा प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है। तो क्रॉस सेक्शन जो क्वांटिटी है वो फिजिकल होती है, फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, बराबर है सिग्मा ऑफ थीटा, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो यही क्वांटिटी आप लिख सकते हो सिग्मा ऑफ साई लैब फ्रेम में, और डी ओमेगा जो है लैब फ्रेम में सॉलिड एंगल है, और इस चीज़ को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ साई जो है सिग्मा ऑफ थीटा और डी थीटा बाई डी साई के दरमियान रिलेशन हम लोगों ने किनेमैटिक्स में ऊपर जो है निकाला था, वो ये रिलेशन था। इसमें दोनों मैसेज की रेशो आती है जिसको मैंने एक्स कह दिया। फिर आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया और यहाँ से फाइनली लिख सकते हो। इसका एक एक्सप्रेशन तो हमने निकाल लिया, और आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में कि इसमें थीटा भी है और साई भी है। तो अच्छा है कि अगर आप इस सारी क्वांटिटी को एक एंगल में लिख लो, या साई में लिख लो या थीटा में। तो साई में जो इसका एक्सप्रेशन है वो ये है। तो कल हम ये लास्ट लेक्चर में निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें हमारी रह गई थी, ये फैक्टर बन गया था, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फैक्टर नहीं बन रहा था। ये साहब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो इसमें cos थीटा माइनस साई जो है वो असल में 1 माइनस साइन माइनस साई स्क्वेयर इसके रूट है, ठीक है। और साइन थीटा माइनस साई की जो वैल्यू है ये ऊपर साइन थीटा माइनस साई जो है वो क्या बन जाता है, एक्स साइन साई। इसकी वैल्यू हमें ऊपर से पता है, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे कॉज, ये वाला फैक्टर हमारा बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन साई स्क्वेयर जो है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर था जिसमें साइन स्क्वेयर ओवर साइन साइन थीटा ओवर साइन साई स्क्वेयर जो है, ये हमने प्रूव करना है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है वो आप देख लो। फिर दोबारा यही रिलेशन जो है मेरा ख्याल यूज़ किया है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप एक्स निकालोगे तो ये बन जाएगा ये। ये कर लो बोथ साइड बाय साइन बाय कॉस साई जो है, कॉस साई से मल्टीप्लाई कर लो आप, और फिर साइन जो है कॉस साइन से मल्टीप्लाई, और इसके बाद आपने दोनों तरफ कॉस थीटा माइनस साई ऐड कर दिया। तो ये स्टेप कैसे पता चल रहे हैं आपको, देखो एक्स बना लिया आपने, ये एक्स एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ऑफ साई से, और ये जो चीज़ है ये सारी की सारी जो हमने नीचे भी बनाई है असल में कॉस थीटा माइनस साई है, तो ये कॉस थीटा माइनस साई बस। अब इसको आपने देखना है, एक्स का एक्सप्रेशन तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसमें आप एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा नीचे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको आप कंबाइन कर लो साइन के फार्मूले में, साइन थीटा माइनस साई प्लस साई जो है, साई साई कैंसिल, साइन थीटा बन गया, साइन थीटा और साई बन गया, साइन थीटा और साई बन गया। इसका स्क्वायर जो है वो फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा,
और इसका स्क्वायर आ गया, और कॉस जो है वो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर उसके रूट। इस तरीके से आप ये वाला चीज़ भी बन गई जो ऊपर साइन ओवर साइन थीटा और साइन साई जो है वो इसके बराबर होता है। एक्सप्रेशन आपने ड्राइव कर लिया, वो दोनों एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दिए, साइन ऑफ साई और साइन ऑफ थीटा, सिग्मा ऑफ साई और सिग्मा ऑफ थीटा। सिग्मा ऑफ थीटा क्रॉस सेक्शन है सेंटर ऑफ मास में, और सिग्मा ऑफ साई जो है वो क्रॉस सेक्शन है लैब फ्रेम में। तो यहाँ पे एंगल जो है थीटा साई दोनों आ रहे थे, अब हमने इसको सिर्फ साई में लिख दिया। ठीक है, तो आपको एक क्वांटिटी पता है, दूसरी क्वांटिटी में आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ लिमिटिंग केसेस हैं इसके, अगर m1 जो है वो m2 से बहुत छोटा है तो साई जो है वो थीटा को अप्रोच करता है, हमने ऊपर किनेमैटिक्स में देख लिया था। तो यहाँ पे वो आप देख लो कि दोनों जो एंगल्स हैं इनको आप बराबर कर दो, थीटा और साई को, तो ये 1 हो गया, थीटा और साई को ये भी 1 हो गया, तो सिग्मा ऑफ साई सिग्मा ऑफ थीटा दोनों बराबर हो जाते हैं। तो m1 मच लेस देन m2 मींस x मच लेस देन 1 भी। अच्छा, फिर अगर m1 जो है वो m2 के बराबर हो तो साई जो है थीटा बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे आप m1 m2 या x जो है 1 हो जाता है, तो थीटा जो है वो आप 2 साई पुट कर लो इधर जो है इस एक्सप्रेशन में, थीटा की वैल्यू 2 साई पुट कर लो। तो ये नीचे मैंने इसकी डेरिवेशन, तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 साई पुट किया, थीटा की जगह 2 साई माइनस साई जो है वो साई बन जाएगा, एक कॉस साई बन गया, ऊपर जो है आपका साइन 2 साई बन गया। डबल एंगल आइडेंटिटी लगा लो आप, 2 साइन कॉस, और नीचे जो है ठीक है, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर और कॉस जो एक कॉस दे देगा आपको, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कॉस साई, 4 कॉस साई का जो है फैक्टर बन जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ लिमिटिंग केसेस हैं जो, ये मेरिन की एक्सरसाइज है, इसने जो है अदर वे अराउंड भी किया है कि बजाय साइन में सारा एक्सप्रेशन लिखने के आप अगर थीटा में लिखो तो क्या बनता है, तो थीटा में लिखो तो ये बनता है। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ऑफ साई, और यहाँ सारे जो थीटा, अगर आपको एक पता है लैब फ्रेम में तो आप इसमें जा सकते हो, अगर आपको सेंटर मैथ्स का पता है तो आप जो है लैब में जा सकते हो। तो इस तरीके से दोनों अदर फार्मूले जो है वो यहाँ पे लिख दिए। अब हम एक सिंपल सी जो एक्सरसाइज करते हैं। बस एक पॉइंट मैस है, जो इसको स्फीयर को हिट कर रहा है बीम इम्पैक्ट पैरामीटर से। अच्छा, और ये कह रहा है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो आप इसका निकालो, और इस पॉइंट जो स्फीयर है इसका रेडियस r है, और फिर टोटल क्रॉस सेक्शन की भी कह रहा है कि वो निकालो। तो इसी को आप हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग कह सकते हो आप। इसमें ये पॉइंट मैस बज़ाहिर छोटा दिखाया गया है, लेकिन इन दोनों के मैसेज में आप कोई भी केस कंसिडर कर सकते हो, ये m1 है ये m2 है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट मैस है तो इसका मैस छोटा होगा, तो दोनों के मैस बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये m1 है ये m2 है। तो इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि पॉइंट मैस नहीं है, बल्कि इसका जो रेडियस है वो r1 है। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो r1 है, और इसका जो है r2 है। इसकी एग्जांपल मेरियन की 9 तो इसी को आप से ज़्यादा इसकी ज्योमेट्री फ़ौरन से समझ सकोगे। अगर ये पॉइंट मैस है, पॉइंट मैस अगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ कहीं हिट करेगा। अब ये ज़रा बड़ा है तो इसने यहाँ करके दिखा दिया, तो यही चीज़ ऊपर भी आपकी जो है वो अप्लाई हो सकती है। मेरा लेक्चर हो, ठीक है, तो इसी फिगर से आप वो वाला भी चीज़ समझ सकते हो। अब इस फिगर को आप समझ लो, इम्पैक्ट पैरामीटर भी है, यहाँ बड़ा स्क्वायर है, इसका रेडियस r2 है, इस छोटे वाले का रेडियस जो है वो r1 है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो एक लाइन बना सकते हो जो वर्टिकल एंगल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ठीक हो गया। अच्छा, और आपकी जो स्कैटरिंग है ये इससे आके टकरा के इस तरीके से जाएगा, ये एंगल जो है लैब फ्रेम में साई है, ये एंगल साई हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो एंगल ये लाइन जो है जो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, और इंसिडेंट और स्कैटरिंग वाली लाइन जो बना रही है यानी कि बीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल बीटा, ये भी एंगल बीटा है। इसकी ज्योमेट्री से ही आपको ये पता चल रहा है कि दोनों एंगल जो है बराबर होंगे।
ठीक है, और यही एंगल जो आपका यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो साई, बीटा और फिर अल्फा, और अब ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे ज्योमेट्री बन गई। और तो जो है यहाँ पे हम एक रिलेशन इन एंगल्स के दरमियान जो है वो लिख सकते हैं, और वो क्या है, वो है 2 बीटा। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है असल में आपको जो चीज़ है क्रॉस सेक्शन के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपको इम्पैक्ट पैरामीटर का एंगल्स में रिलेशन चाहिए। तो आप अगर ऊपर जाके देखो तो यहाँ इसमें निकाल रहे हो या आप जो है निकाल रहे हो उसमें दूसरी सिचुएशन में, तो सिचुएशन मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए। इसके बाद आप जो अगर ये निकाल रहे हो साई में, ये बन जाएगा साई, और यहाँ पे डी सिग्मा ये तो आपने क्रॉस सेक्शन निकालना है किसी एक फ्रेम में, तो उसका यही तरीका है कि आप ये जो है ये चीज़ निकालोगे इम्पैक्ट पैरामीटर का, उस पर एंगल पे क्या डिपेंडेंस है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं नीचे में जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम ये निकालें अगर बी का क्या रिलेशन है विद साई जो है। यहाँ पे आपको बी भी नज़र आ रहा है और इसका रिलेशन मुझे साई के साथ निकालना है। तो उसके लिए कुछ एंगल्स की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो आप 2b बराबर है पाई के, देख लेते हैं 2 बीटा प्लस साई जो है वो पाई के बराबर है। तो देख लो आप जो है, तो यहाँ पे ये देख लो ये एंगल बीटा, ये बीटा और ये साई, तो ये तीनों का सम जो है वो पाई के बराबर है, ये पॉइंट। ठीक है, इससे आप जो है वो बीटा जो है वो निकाल सकते हो। बीटा इक्वल पाई/2। एंगल में इसको लिख सकते हो। इसके बाद आपके पास बी का रिलेशन आपको चाहिए। बी जो है वो किसके बराबर है। अगर तो आप एक पार्टिकल को पॉइंट मैस ले रहे हो और दूसरा स्फीयर आर रेडियस का है, तो फिर आप ये लिखोगे साइन बीटा। देख लो आप इसको, अदरवाइज क्या लिखोगे, अगर तो ये पॉइंट मैस है, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका आर रेडियस ये बन जाएगा, और बी जो है आपका वो फिर यहाँ पे बी होगा इस तरह करके। ठीक है, बी आपकी ये लेंथ हो जाएगी, बी ये लेंथ हो जाएगी। तो फिर अब आप देख सकते हो कि बी जो है वो क्या एंगल बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी अभी जो इसके हिसाब से एंगल जो है वो क्या बन रहा है, हाँ जो है अल्फा। अच्छा, अल्फा का भी शायद रिलेशन होनी चाहिए, अल्फा का बीटा जो है ये, हाँ ठीक है, ये जो एंगल है ना ये बीटा है। ठीक है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल भी बीटा है। अब ये यहाँ पे तस्वीर में बनाने की ज़रूरत है, ये एंगल बीटा है। ठीक है, ये वाला ये एंगल बीटा है, और इस तस्वीर में जो बी लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, बी जो है, तो बी को आप फिर इसके साथ इस लेंथ के साथ रिलेट कर सकते हो, जो कि इस फिगर में क्या है, R1 प्लस R2 जो है। ठीक है, R1 प्लस R2, तो बी जो है वो R1 प्लस R2 साइन बीटा बन जाता है। तो हमारे केस में आप इसको R साइन बीटा कर सकते हो या इसको R1 प्लस R2 साइन बीटा कर सकते हो। तो बी जो है मैंने एक एक जो है स्क्वायर को पॉइंट मैच लिया हुआ है, तो बी जो है R साइन बीटा बन गया। ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई, और हमें बीटा वगैरह तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बीटा का रिलेशन ये वाला साइकिल, ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, कर लिया। ये साइन 90 माइनस सम एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, पता है, तो ये आपका कॉस।
है कि बी जो है वो इज इक्वल टू और कॉस साई बाई 2। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको ये क्वांटिटी निकालनी है। ये सिंपल है, ये क्वांटिटी है। डिफरेंशिएट कर लो आप, साइन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस कॉस आ जाएगा, और साई का डेरिवेटिव लेंगे तो आर बाई 2 भी आ जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। नेगेटिव एंगल वो मैंने बता दिया था, डी बी बाई डी साई जो है वो नेगेटिव आएगा। जैसे जैसे आप बी को छोटा करोगे साई बड़ा होगा, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरीके का है। अच्छा, तो ये आपके पास बन गया, ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर सकते हो। और तो कोई चीज़ रह गई है कि नहीं, ये जो है आपका एक्सप्रेशन। तो ठीक है, तो ये हो गया। और बी जो है वो फिर हमारे पास बी इसके बराबर है, ठीक हो गया। तो अब और कोई एक्सप्रेशन क्या कुछ बनेगा, ये कुछ मिस्टेक कर दिए कहीं पे। हाँ, डिफरेंशिएट किया मैंने कॉस को, तो वो साइन बन जाता है ये। आपके पास आर स्क्वायर आ गया। ये कॉस और साइन जो है इनको आप कंबाइन कर लो। क्या चीज़ है ये चीज़ बन गई। इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया। डबल एंगल आइडेंटिटी आप लगा सकते हो यहाँ पे, क्या बन जाएगा, ये आपका साइन बन जाएगा। ठीक है, ठीक। फाइनली आपके पास 4 आ गया। देते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आंसर आंसर जो है वो यही है। और इसी को आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो सिंपल सा निकल आया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जो है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाला, हम टोटल क्रॉस सेक्शन निकाल के देखते हैं। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शन में आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आ गया। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इस तरीके से, और यहाँ इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। और इंटीग्रेशन साइन जो है वो हम डाल लेते हैं यहाँ से, ये है। ठीक है, और क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ये आर स्क्वायर बाई 4 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। ओमेगा आप इंटीग्रेट करो, उसकी जो वैल्यू है वो 4 पाई है। और अब आपके पास फाइनल आंसर जो है वो बन गया पाई आर
पाई आर स्क्वायर जो फाइनल आंसर बनता है। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये सही आंसर निकला है? तो अगर आप देखो एक स्फीयर को अगर आप साइड पे से देखोगे तो वो आपको एक सर्कल ही नज़र आएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट पार्टिकल है वो उसको हिट करने के लिए वो एक इफेक्टिवली एक सर्कल ही नज़र आ रहा है, जिसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। कोई तरबूज है, उसको आप काट दो तो उसका हिस्सा जो है जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक सही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि पाई आर स्क्वायर जो है बन रहा है, और बिल्कुल ये कंसिस्टेंट है। और अगर तो दोनों का आप साइज लेके चलते हो तो जहाँ जहाँ आर है उसको आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये इसमें जो आपका सिग्मा बन जाएगा, बन जाएगा तो फिर आर वन प्लस आर टू स्क्वायर। तो अगर दोनों स्फेरिकल बॉल्स हैं और उनके रेडियस आर वन आर टू हैं, तो फिर जो क्रॉस सेक्शन टोटल निकलेगा वो आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर निकलेगा। मैंने एक का जो है वो आर वन जो ज़ीरो कर दिया था कि वो छोटा है, और इस तरीके से निकाला। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का एंगुलर डिपेंडेंस होता है। आपने देखा कि सीएम फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। यही चीज़ जो है इसको हम अब आगे लेके चलते हैं, निकालेंगे क्वांटिटी लैब फ्रेम में। तो क्या बनेगा, तो लैब फ्रेम में क्या बनेगा, तो क्या करें, तो आंसर क्या आएगा, देखिए अच्छा वैसे हमने जो निकाला लैब फ्रेम में गलत लिख दिया ये, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर निकालें सिचुएशन जो है वो क्या होगी, ठीक। हेलो बेटे, हमारे पास रिजल्ट लैब फ्रेम क्या, तो ये वाली चीज़ जो थी यूज होगी। और सिग्मा अगर आपने निकालना है तो इसको क्रॉस सेक्शन जो आपका लैब फ्रेम में सेंटर ऑफ मास में आपके पास एक और क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स कॉस है 1 प्लस एक्स थीटा और प्लस, ठीक है। आप लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करना, ये आपका सीएम फ्रेम में निकल आया सी। एंगुलर डिपेंडेंस देखो,
डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस हैं ये, और मेरा ख्याल ये चीज़ भी नहीं। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सीएम फ्रेम है और इसमें आप देख लो ये है। अब यहाँ डिपेंड करेगा M1 वगैरह क्या है। तो सीएम फ्रेम को थोड़ा सा अगर आगे लेके चलें, लेट से अगर दोनों का मैथ बराबर है तो फिर आप देख लो यहाँ पे x जो है 1 हो जाएगा, x1 यहाँ पे भी x1, ठीक है। तो फिर आप इसको प्लॉट भी कर सकते हो, इसको प्लॉट करके देखो, प्लॉट बना दो। प्लॉट तो आपको पता है कि वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये जो एक कांस्टेंट है लेकिन ये इस पे एंगुलर डिपेंडेंस आएगा। मैक्स की कोई ना कोई वैल्यू लेके इसको प्लॉट करके भी देखिए। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ देनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू 1 करके देखते हैं क्या बनाता है। ये बनाया इसने एक्स की वैल्यू 1। अच्छा, मेरे पास शायद नीचे कहीं पे रिजल्ट भी कुछ पड़े हुए हैं, वो किधर गए? यहाँ पे जो है वो m2 इक्वल्स टू m1, तो m2 इक्वल्स टू m1 और x जो है हमारा वो क्या था m1 और m2 था, x जो है वो m1 m2। तो इस केस में जो इसने टेलर ने बताया हुआ है इसमें x हमारा जो है वो हाफ हो जाएगा। पिक्चर जो है ये बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए लैब फ्रेम में इसने बनाया हुआ है और सीएम फ्रेम में जो वो हमारा, तो मुझे लग रहा है कि हमारा अपोजिट आ रहा है। थोड़ी मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी कोई, इसका तो अपोजिट आ रहा है फ्रेम का दूसरे फ्रेम का। लैब में इसका एंगुलर डिपेंडेंस आ रहा है और सेंटर ऑफ मैथ। चलो मैं इसको थोड़ा सा देख लूँगा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया तो इसको मैं प्लाट करता हूँ। मैं फिर शायद यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी। तो फिर थोड़ा इसको देखना पड़ेगा मुझे एक दो के। जो है सेंटर ऑफ मैथ फ्रेम में वो कहता है कि बिल्कुल जो है ये सेम आएगा, और यहाँ पे जो है ये सेंटर ऑफ मैथ में ये आएगा, और लैब फ्रेम में जो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अच्छा, सेंटर ऑफ मैथ ये जो एंगल बनाया हुआ है साइड है। चलो मैं इसको देखता हूँ। तो खैर इन ड्राइविंग ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो फार्मूला करते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक भी लगा के देख लेता हूँ स्टूडेंट्स वगैरह मौजूद हैं कि नहीं। ठीक है, स्टूडेंट जो वो आ गए। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग देख लो आप, और इसमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग है और इसमें कूलम फोर्स इन्वॉल्व होगी,
और उसमें 1/r स्केल का फैक्टर होता है, पोटेंशियल जो होता है उसका, उसमें 1/r होता है। और यहाँ पे ये पॉइंट है और दूर से एक पार्टिकल आ रहा है, अब वो स्कैटर होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस फिगर को अगर आप देखो तो इसकी स्कैटरिंग जो है आप ये बहुत दूर से ये इस लाइन के पैरेलल था और स्कैटर्ड होने के बाद ये इस लाइन के तरफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं ये, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन जो है ये एसिम्प्टोट्स हैं और ये एक तरह का हाइपरबोला जो है वो बन रहा है। और इस पॉइंट से अगर आप, ठीक है, इस कर्व का कम से कम डिस्टेंस जो है देखो तो बिल्कुल जो है इस तरीके से पास करेगा, जैसे तीर कमान नहीं होता, बिल्कुल उस तरीके से कि ये जो एंगल है ये जो यहाँ बनेगा और ये जो एंगल जो यहाँ बनेगा दोनों बराबर होंगे। अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बहुत दूर जाके जो इसका एंगल बन जाएगा वो एंगल आपका जो है वो थीटा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है ये, अच्छा, दूसरा ये भी एक एंगल है कैपिटल थीटा जो है, इसकी मैं बात करूँगा कैपिटल थीटा की। तो ये जो कैपिटल थीटा है ये बराबर होगा अल्फा के, और अल्फा बराबर होगा बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा जो है वो पाई के बराबर होंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन है सिंपल सी, जो मेरा ख्याल है पिछले जो भी प्रॉब्लम की है उसमें भी ये चीज़ें होल्ड कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें लिख लेते हैं इस फिगर के हवाले से कि अल्फ़ा जो है ये वो बराबर है बीटा के। ये पॉइंट जो है ये correspond टू पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। कम से कम जो डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ इस ट्रैजेक्टरी का बनेगा उनको अगर हम मिलाएं तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। और ये जो है ये अल्फ़ा बीटा, और इसको पता नहीं अब कैपिटल थीटा जो है वो कैसे लिखा जाएगा। कैपिटल थीटा मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे जो है, क्योंकि थीटा इसने यूज़ कर लिया यहाँ पे ये वाला एंगल, तो इसलिए जो है कुछ और एंगल हमें शायद यूज़ करना पड़ेगा। तो थीटा जो है यहाँ पे है कोई, ये है, चलो थीटा मिल गया। तो ये एंगल है थीटा। तो अल्फ़ा बीटा थीटा तीनों बराबर हैं, एक ये चीज़ है और दूसरा जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस थीटा जो है इक्वल्स टू पाई। ये दो चीज़ें आपके पास। तो इसमें आप जो है वो चाहो तो थीटा निकाल सकते हो, यानी ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ये वाला थीटा प्लस अगर आप चाहो तो छोटा वाला थीटा बन जाएगा इसके बराबर पाई के, इस तरीके से। ये पॉइंट, ये रिलेशन है जो आगे हमारे जो है वो काम भी आएंगे। अच्छा, क्योंकि आपको जो है वो फिर बी का जो है वो करना पड़ेगा कि बी जो है वो क्या बनता है इन टर्म्स ऑफ थीटा जो है, तो वो शायद मेरा ख्याल है कि वो शायद अभी भी लिख सकते हैं। तो अच्छा ये बन गया, बी जो है वो थीटा की टर्म में कैसे लिखें। कैपिटल थीटा, तो खैर वो आगे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये रिलेशन हमारा यूज होगा। तो ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे आपका कैपिटल थीटा जो है वो बन जाएगा y/2 कैपिटल थीटा जो आपका वो ये बन गया, कैपिटल थीटा इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। तो ये किसी स्टेज में हमारा जो वो काम आ जाएगा कैपिटल थीटा जो है। तो ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अलावा शुरू में मैंने आप लोगों को यही तकरीबन मिलती जुलती फिगर में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है m1 मैस का अबाउट m2 जो है वो ये है m1 u1 v, जो है d0 हाफ m1 u1 स्क्वायर है। इन दोनों में से u1 मैंने एलिमिनेट किया तो ये बन गया।
जो मोशन कंसिडर करने लगे हैं उसमें जो है वो रिड्यूस मैथ्स जो है वो यूज़ करेंगे और उस लैंग्वेज में हम ये क्वांटिटीज जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं ये वो क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज में लिख देता हूँ आपको, ये उन क्वांटिटीज में ये क्या बनेगा। तो ये जो L है आपका एंगुलर मोमेंटम, ये बन जाता है m की जगह आपका रिड्यूस मैस आ जाता है। एनर्जी है वो आपकी कुछ इस तरीके से, आप सेंटर ऑफ मैस में चले जाते हो तो ये प्राइम आ जाएगा यहाँ पे। आप एक्सप्रेशन देख लो प्रोटीन आर प्राइम से किसी लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में या मैंने जो है निकाली थी वो ये बन जाएगा हाफ म्यू u1। तो इन दोनों को अगर फिर आप एलिमिनेट करके लिखो तो एंगुलर मोमेंटम आपने ध्यान में रखनी है। इसके दूसरी क्या चीज़ है, ये u1 जो है इसको इसके अलावा जो टोटल एनर्जी है आपकी, एनर्जी जो है अगर आप बहुत दूर चले जाते हो तो इनके दरमियान जो फोर्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी ये इस पार्टिकल को मैं बहुत शुरू में ले जाता हूँ या बहुत बाद में, तो पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और सेंट्रीफ्यूगल पार्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि हम ई की जगह टी नॉट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं या टी नॉट प्राइम की जगह ई भी यूज़ कर सकते हैं इसको ऊपर ही। एनर्जी जो है वो टी नॉट प्राइम के बराबर होगी और ये सारी चीज़ें होगी तो एंगुलर मोमेंटम को भी। अच्छा तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में। अच्छा तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सेंट्रल फोर्स वाला जो चैप्टर है उससे मैं लेके आऊँगा, डायरेक्ट रिलेशन लिखने के बजाय थोड़ा सा आपको दोबारा से वो चीज़ बता दूँ। टोटल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन रिड्यूस मैस के साथ हम लोगों ने जो लिखा था वो ये था कि और आर डॉट स्क्वायर, अब यहाँ इसके ऊपर डालना है तो वो देखते हैं कैसे डलता है ये। आर डॉट, अच्छा बच्चे कितने की आवाज़ आ रही है। एन आर नेदरयाज, अच्छा ये जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी टर्म बन गई आपकी, प्लस हाफ इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल काइंड ऑफ जो है ये आ जाती है न्यू आर स्क्वायर। ये पार्ट था जो इफेक्टिव पोटेंशियल में हमारा था और एक यू पार्ट, ये पाम थी, ठीक है अगर आपको याद हो। तो इसमें यू आज आपका 1/r के तौर पे बिहेव करेगा। एक मिनट में नोटेशन क्या थी, म्यू जो है वो m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 है और यू ऑफ आर जो है वो k ओवर आर, ठीक है। यू ऑफ आर जो है वो बराबर है k ओवर आर। के केस में k जो है आपका इसके बराबर होगा Q1 2 तो
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग में के जो है वो ये होगा, यू जो है वो ये होगा। अच्छा, म्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम जो है 1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जो है। ये सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिख दी। ये टोटल एनर्जी इसमें ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में हम रिड्यूस कर देते हैं सेंट्रल फोर्स को, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है ये पूरा इफेक्टिव पोटेंशियल बन जाता है। ये असल में काइनेटिक एनर्जी टर्म का एक हिस्सा होता है, थीटा के तौर पे आता है। और वो भी लिख देता हूँ मैं, एल लिख लो या थीटा डॉट जो है, थीटा डॉट जो है वो लिख लेते हैं इसके, और इसके जो है वो कैसे है, और इसमें जो है डॉट जो है वो असल में रिलेटेड होता है एंगुलर मोमेंटम से, एल डिवाइडेड बाय म्यू आर स्क्वायर। इस वो सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन थी, काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट था जो हम यहाँ पे ले आए थे। अब इसमें भी आप फ़ौरन से ये चीज़ देख सकते हो कि अगर आप जो है वो दूर चले जाते हो तो आपकी जो है सिर्फ ई जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी टर्म बन जाएगी, जिसको मैंने टी नॉट प्राइम कह दिया। और जब इन्फिनिटी हो जाएगा ये टर्म भी ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो, तो ये जो है हमारा टोटल एनर्जी को हम ये भी लिखेंगे। ठीक है, मैं कहीं ई लिख दूंगा, कहीं पे टी नॉट प्राइम, तो वो एक ही चीज़ होगी। अब यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ आर डॉट, तो वो क्या बनेगा, पहला स्टेप इस इक्वेशन से आर डॉट निकालते हैं। आर डॉट जो आपका ई माइनस यू हो जाएगा, हो गया। और फिर इसमें जो है आप ये वाली क्वांटिटी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो गया। और फिर जो है इसको डिवाइड कर सकते हो न्यू से, और डिवाइडेड बाई वाला पार्ट में चला गया, तो आर डॉट आपका ये जो है बन गया। और इसको जो है अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये स्केल बन जाएगा सारा का सारा। ठीक है सर, आर डॉट जो है इसको आप लिख सकते हो फिर डी आर बाई डी टी, उसको चेन रूल में आप कर सकते हो डी आर बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इसको तो आप लिख सकते हो थीटा डॉट जो है, और थीटा डॉट की फिर वैल्यू पुट की जा सकती है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक हो गया। अब इसमें आप जो है डी थीटा को अलग कर लो, डी आर को अलग कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं, और डी थीटा जो है वो अगर हो जाता है आगे यहाँ पे ये सारी चीज़ तो ये आप आ जाएगी, तो डी थीटा इक्वल टू दिस क्वांटिटी।
म्यू आप देख लो यहाँ पे, म्यू और म्यू जो है किस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं एक दोनों थोड़े से साल होके यहाँ पे म्यू और 2 जो है आपका ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे 2 म्यू आ गया आपका, ये म्यू पर सेकेंड। एल ओवर आर स्क्वायर ठीक हो गया। तो ये चीज़ अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास फिर थीटा जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आप इसे इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे मैं जो है वो बड़ा थीटा लिखूँगा। जब इंटीग्रेट किया तो ये बड़ा थीटा बन गया। फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन जो है वो लिखते हैं ये। ये लिमिट इसकी जो है वो आर मिनिमम से आर मैक्सिमम, आर मिनिमम से आर मैक्सिमम। तो इसको ऊपर चल के आप देख लो थोड़ा सा, आर मिनिमम क्या होगा और आर मैक्सिमम क्या होगा। आर मिनिमम आपका ये होगा, ये कितना डिस्टेंस है, और आर मैक्सिमम जो है वो आपका या इधर जो है वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है। तो आर मैक्सिमम आप देख लो, ये आपका इन्फिनिटी और ये आर मिनिमम। तो ये दो लाइन्स हैं, ये आर मिनिमम वाली लाइन है और ये आर मैक्सिमम वाली, इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा, ये हमने निकाला है। ठीक है, या आप, और यही एंगल जो है ये एंगल अल्फा के बराबर है और यही एंगल बीटा है। चाहे आप यहाँ से देख लो कि आर मिनिमम ये और आर मैक्सिमम ये, तो ये एंगल बीटा है विच इज़ थीटा। ठीक है, कैपिटल थीटा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो नीचे आ जाते हैं, तो मैं इंटीग्रेट किया फ्रॉम आर मिनिमम टू आर मैक्सिमम, तो जो एंगल मिला हमें वो कैपिटल थीटा है। तो आर मिनिमम का तो नहीं पता, लेकिन आर मैक्सिमम जो है वो आपका है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी देखते हैं यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी 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 ये। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हम डाल लेते हैं यहाँ पे। आर मैक्सिमम जो है वो असल में इन्फिनिटी है। ठीक हो गया। और क्या क्या चीज़ें हम इसमें मज़ीद कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। अब इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है। इसमें जो एक क्वांटिटी है, इसमें आप ई का भी मैंने बता दिया आपको, यू का भी आपको ऊपर लिख के बता दिया, और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा। आर मिनिमम जो है वो रहता है हमारा। आर मिनिमम कैसे पता चले, आर मैक्सिमम तो ऑब्वियस है कि वो इन्फिनिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लेट्स से कि आर मिनिमम जो है वो आर मिनिमम जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट आप निकाल सकते हो जहाँ पे आर डॉट जो है वो ज़ीरो होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है आर। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने क्या किया, हाँ, एंगुलर मोमेंटम जो है उसको भी हमने कहीं लिखा था, आ गया। अच्छा, ये मोमेंटम लिखा था कहीं पे जो है बी, वो बी कहाँ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने एंगुलर मोमेंटम लिखते हुए। शायद बी भी आता है, मैंने पहले भी जो ये रिजल्ट फिर सही तरीके से म्यू यू वन बी, वो बी भी आता है और मैंने शायद नहीं लिखा। एक दिन मैं अपने नोट्स में भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है लिखते हुए थोड़ी सी, हाँ, तो यहाँ पे मैंने पहले भी नहीं लिखा गलती, कि बी
जाता है। ठीक है, और ठीक हो गया। तो इसी चीज़ को जो है वो इस तरह भी लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि ई जो है टी के बराबर है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एल जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, एल जो है वो इसके बराबर है। बी टू म्यू ई के बराबर है। तो ये वैल्यू भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हो एल की जो है, और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, देखता हूँ वो बन जाता है तो उसमें चीज़ें और ज़्यादा आसान। ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो एल की, तो मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, आप देखो इसको। अगर तो ये मेरे पास जो बना हुआ है तक नहीं बनता आपका, यहाँ पे जो है ये काम करने के बाद बी ओवर आर, ठीक है, और यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। और यहाँ पे ये सारी, अच्छा ये सारी मैंने चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे ये बी ओवर आर, यहाँ पे टी है, इसको भी जो है आप करोगे और नीचे जो है सारी चीज़ बनेगी आर और बी स्क्वेयर, और नीचे जो है -2 आर और बी, और आर और बी। अच्छा, इसमें एक आर है और एक गैमा है, जिसको वेरिएंट ने जो है कापा कहा हुआ है, इसको कापा से -1। एडिशन है इसमें, दो तीन स्टेप है जो मैंने किए यहाँ पे। एल की वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है। ये ई के फैक्टर्स नीचे से भी जो है कॉमन लो आप, ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे से। फिर यू की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो। यू की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, ओवर आर है, ये भी आप पुट कर दो। और फिर क्या रह गया, हाँ सारा कुछ। फिर एक पैरामीटर कापा है, वो बस रह गया बताना कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो आर स्क्वेयर है आपका, ये नीचे ले आओ आप आर स्क्वेयर को, ठीक है, इनमें से जो है, ठीक है, ये एक आर, अच्छा एक आर मेरा ख्याल आप नीचे ले आओ। एक आर आप जब नीचे लेके आओगे तो उसके रूट में जाके वो आर स्क्वेयर हो जाएगा। आर स्क्वेयर हो जाएगा तो इस फैक्टर के साथ आर स्क्वेयर आ जाएगा। एल वाले फैक्टर का वो टर्म जो है कॉन्स्टेंट बन जाएगी, वो यहाँ माइनस, हाँ -1। और ये यू वाली जो है ये आपकी आर स्क्वेयर, तो ये वन, यहाँ पे एक आर जो है वो मेरा ख्याल बच जाएगा, कि 1/r है, ये 1/r स्क्वेयर है, और जो उधर ये 1/r है और वो आर स्क्वेयर जो आएगा तो ये आर बच जाएगा। तो इस तरीके से ये दो तीन स्टेप में ये चीज़ जो है बन सकती है। कापा रह गया, कापा क्या चीज़ है वो आप देख लो। कापा है जी k/2, इसी के अंदर k होना था, ठीक है। k वाली जो चीज़ है वो रहेगी थी, वो यहाँ पे जब आप u की वैल्यू पुट करोगे उसमें k आता है, k जो है वो कापा के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सी फॉर्म बन गई है यहाँ पे। आर मिनिमम निकालना था, आर मिनिमम, तो ये नीचे वाली जो चीज़ है असल में, आप देखो यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ है वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे आर मिनिमम निकालना है तो टर्निंग पॉइंट है, तो आर डॉट को मैं ज़ीरो करूँगा, आर डॉट को मैं ज़ीरो करूँगा तो फिर ये सारी टर्म जो है वो सब में ज़ीरो है। ई माइनस यू माइनस ये, यानी ये वाली नीचे वाली टर्म जो है वो ज़ीरो है। तो मैं ये सारी नीचे वाली टर्म ज़ीरो लेने के बजाय
फॉर्म में लिख दिया, वो ये वाली टर्म जो है मैं ये 0 ले लूँगा। ठीक है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है जो मैंने अभी काम किया यहाँ पे। मिनिमम की फिलॉसफी कि आर डॉट को आपने 0 करना है, आर डॉट आर मिनिमम विल बी अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो आर करोगे आप उसको, आप आर इन्फिनिटी भी मिल सकते हैं आपको, वो हमें नहीं चाहिए। आर इन्फिनिटी तो खैर टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट होगा आर मिनिमम जो है, ओपन ऑर्बिट है यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा। एट आर इक्वल्स टू आर मिनिमम टाइम डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से निकलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने सॉल्व की हुई है, इसको मैं देख लेता हूँ आर मिनिमम का निकाला हुआ है। तो आर मिनिमम डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू, इसमें आपके पास वाली टर्म आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 4ac। ये कुछ चीज़ यही बन रही है मेरी, तो देखते हैं सही है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो खैर इस जगह पे प्लस माइनस साइन आता है, और यहाँ माइनस भी आता है। ठीक है, ये प्लस होगा। ठीक है, दो रूट्स बनते हैं। अब आप देख लो जो है, ये अंदर जो स्क्वायर आएगा ये, और यहाँ पे जो है वो आपका जो है -4ac, तो एक साइन जो है अलग अलग +1। अच्छा, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, प्लस साइन ही है। अच्छा, अब ये देख लो, आपके अगर यहाँ माइनस साइन वाला फार्मूला लोगे तो आप ये वाली क्वांटिटी आएगी और ये 4 वाली भी आएगी, तो वो जो है इसको नेगेटिव बना देगी आर मिनिमम को, जो कि फिजिकल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन लेंगे, ये प्लस साइन जो है। ठीक है, और अब आप जो है इसको देख लो, बस यहाँ हो गया। इसमें यहाँ पे भी आप बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी कि आर मिनिमम जो है किसके बराबर है। ठीक है, मेरे पास भी यही वैल्यू आर मिनिमम इक्वल्स आर गैमा ओवर, ठीक है, 1 प्लस गैमा, बिल्कुल सही है। आंसर मेरे पास लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन में एक जो चीज़ थी वो ये थी जो यूज़ होनी है, तो लाइट पिंक
इंटीग्रेशन की तरफ देखते हैं, सारी चीज़ें पूरी होगी। मिनिमम करना है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आर मिनिमम के बजाय यहाँ पे आपका आएगा डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल मैंने जो है वो आर और बी कर दिए हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो आपकी ये बन गई। इस इंटीग्रेशन को आप आराम से कर सकते हो सॉल्व। सिर्फ इसका सलूशन आपको लिख दूंगा। इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। आर मिनिमम और बी जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो आप, भी आपको पता है क्या है। आंसर में लिखूंगा, इसका सलूशन जो निकल के आता है वो निकल के आता है ये ये ठीक है। इसका सलूशन जो है वो एक, अगर आप देखो तो हमने निकाला हुआ है सेंट्रल फोर्स फील्ड में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आर और थीटा आपस में कैसे डिपेंड करते हैं। ये जो है वो इक्वेशन बनाते हैं उसकी कोनिक सेक्शन की, ठीक है। तो वही वही चीज़ है वहाँ पे। तो या आप वो यूज़ करके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे बन जाता है कॉज थीटा। ये इसका सलूशन मैं डायरेक्ट अब देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस। तो ये बन जाएगा यहाँ पे कापा डिवाइडेड बाई बी, ये है ये 1 प्लस कापा और बी होल स्क्वायर। तो ये इसका सलूशन है। तो यहाँ पे असल में क्या है कि बस आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो थीटा और ये जो कांस्टेंट्स हैं कापा और बी के दरमियान रिलेशन आएगा, और वो ये रिलेशन जो है वो ये चीज़ है। तो अब इससे आगे हम चलने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो इसी से आप जो है बना सकते हो बी जो है इसमें निकाल सकते हो आप, ठीक है। बी निकाल सकते हो आप। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी इसमें स्टेप्स हैं, मैं वो स्टेप नहीं कर रहा। तो बी स्क्वेयर जो है वो इज इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज करने वाली बात है, कापा स्क्वेयर बनेगा और टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बनेगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन इसका बनेगा, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू कापा स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। यहाँ से इसको आप अगर बी को निकालोगे तो आप ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा जी, बी निकल आया। बी की यूनिट जो लेंथ की है, तो कापा की भी लेंथ के उस हिसाब से ये डायमेंशन लेस में ऐड हो रहा है, सारी चीज़ें इस तरीके से बैलेंस हो रही है। अच्छा, और अगर जो ये बी निकल आया तो इसमें टेंजेंट स्क्वायर, इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है लगाई हुई है। टेंजेंट स्क्वायर जो है ये बनाया हुआ है, ये क्या किया हुआ है इसमें, अच्छा स्क्वायर रूट कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसको फिर स्क्वायर रूट कर सकते हो इसका। ई इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे ये किया हुआ है कि थीटा की वैल्यू पुट की है। थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल थीटा जो है ये हमने शुरू में कहीं निकाली थी। ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे। ये वैल्यू आप पुट करोगे थीटा की, वो ये फिर आपका पता है कि ये टेंजेंट क्या बन जाएगा, वो टेंजेंट बन जाएगा, चला गया। और यहाँ पे आपके पास कॉट आ गया, वो टेंजेंट थीटा बाई 2 जो है। अब आपके पास बीटा और थीटा का रिलेशन आ गया। बस ये एक चीज़ थी जो आपने निकालनी थी। सारा जो हमने स्टेप्स किए, इम्पैक्ट पैरामीटर का एंगल पे डिपेंडेंस जो है, बस उसके बाद आपका फिर काम आसान है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी पी बाई डी,
बाई टी थीटा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कापा डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा डेरिवेटिव जो है कोसेकेंट बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर जो है जिसको आप 1 ओवर थीटा बाई 2। ठीक हो गया, तो ये हमें चीज़ चाहिए थी बस। अब जो आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमें पता है कि क्लास फ्रेम में ये है, आपने बस वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक हो गया, और क्या चीज़ रह गई उसमें? वैल्यू है, ये भी आप पुट करोगे वैल्यू। इंजन में भी कोटेंजेंट कॉस और साइन, और भी जो है कापा कोटेंजेंट थीटा बाई 2 है, ये वैल्यू पुट कर दो आप। और साइन थीटा जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको कॉस लिख लेते हैं नेक्स्ट। बस ठीक है, और नीचे साइन आ हो गया। ये नीचे जो साइन है इसमें डबल एंगल एंटी लगाओगे तो 2 मेरा ख्याल साइन 2 और थीटा बाई 2। ठीक हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, एक और स्टेप कर ले। कॉस जो है वो कैंसिल होता दिखाई दे रहा है आपका, एक कॉस जो है कैंसिल हो गया। ठीक, कॉस जो है ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर बन गया, ये साइन और ये साइन दो मिलके साइन की पावर 4, वो साइन यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। ये भी हो गया, और नीचे 2 और 2 जो है ये का आपस के और 4 कुछ बन गया। ठीक, फाइनल आंसर है कितना सिंपल सा निकल आया। ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकल आया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। इसी को रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो है फार्मूला भी कहते हैं, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग की वैल्यू जो है वो आपको पता है, ऊपर मैंने लिखी हुई ऊपर में के है,
के ओवर टू ई, और के क्या है, के में क्यू वन क्यू टू जो चार्ज है वो है। ठीक है, इसे नीचे ला के लिख लेते हैं स्केटिंग फार्मूला के साथ ही। ये जो है वो ये है, हो गया। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोट करने वाली है द फोर्स स्कैटरिंग फार्मूला में, जो एक इंटरेस्टिंग बात मैंने लिखी है। कहता है इट इज़ आल्सो रादर रिमार्केबल दैट द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ कूलम्ब स्कैटरिंग लीड्स टू एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट एज डज द क्लासिकल derivation. This is indeed a fortunate circumstance because if it were otherwise, the disagreement at this early stage between classical theory and experiment might have seriously delayed the progress of nuclear physics. तो खैर क्वांटम मैकेनिक्स में भी कहता है अगर आप यूज़ करके ये स्कैटरिंग डिस्कस करते हो आप क्वांटम मैकेनिकली, आप लोग को इस वक्त पता नहीं क्वांटम मैकेनिक्स का, हाँ क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट कोर्स पढ़ोगे, सेकंड कोर्स जो क्वांटम मैकेनिक्स का आप पढ़ोगे तो उसमें स्कैटरिंग पढ़ोगे आप। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये शायद देख सकोगे कि उसमें भी आपके पास जो रिजल्ट आता है वो यही आता है। अब दूसरी चीज़ है, अगर इसको आप इंटीग्रेट करो टोटल क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए तो आपको क्या मिलता है, मैं आप देखो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, जो है उस साइड पे ले जाते हैं। अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन आएगा और वो आ गया यहाँ से, तो डी ओमेगा जो है इसमें इंटीग्रेशन आप आएगा साइन थीटा डी फाई जाएगी। तो असल इंटीग्रेशन ये साइन थीटा की है, और साइन थीटा को आप लिख सकते हो फिर हाफ एंगल एल टी यूज़ करके। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होगी डी फाई, पाई की इंटीग्रेशन मैंने कर दी तो ये बन गया 2 पाई, तो 2 पाई की वजह से ये, और यहाँ पे आपके ये साइन थीटा जो है ये 2 का फैक्टर वहाँ से भी एक आएगा, ये अगर यूज़ करते हो आप तो आपकी बन जाएगी साइन 2 बस थीटा बाई 2। फिर आपके एक फैक्टर जो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा मेरा ख्याल। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है आपकी वो है, इंटीग्रेशन आपकी थीटा की लेट से 0 से पाई है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 0 पे ये तो कॉस तो 1 हो जाएगा, 0 पे ये जो चीज़ है ये फ्लो कर जाएगी। ठीक है, और पाई पे भी इसी तरीके से जो है, तो यहाँ पे जो है ये इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जो इन्फिनिटी बन रहा है, टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो इन्फिनिटी को बन रहा है, और यहाँ पे
सेक्शन जो है वो इन्फिनिटी इसलिए बन रहा है कि आप ये देखो कि जैसा हार्ट वो स्फीयर की हमने स्कैटरिंग की थी, उसमें क्रॉस सेक्शन पाई आर स्केयर लग रहा था पाई, ठीक है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर आपका कैपिटल आर से बड़ा हो जाए तो स्कैटरिंग होती ही नहीं। यहाँ पे जो है फोर्स वो इन्फिनिटी तक पहुँची हुई है, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि जितना भी दूर चला जाए वहाँ स्कैटरिंग होती रहेगी। तो एक इफेक्टिव जो स्कैटरिंग का क्रॉस सेक्शन बनता है वो इन्फिनाइट हो जाता है। तो इस तरह जो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं जो इन्फिनिटी तक फैली होती हैं, उसमें टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो एक मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मीनिंगफुल होता है। उसका एंगुलर डिपेंडेंस जो है वो स्टडी किया जाता है, जैसे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला ये है फेमस। टोटल क्रॉस सेक्शन कोई नहीं पूछता इस तरह सिचुएशन में कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसमें 1/sin4 θ/2 का जो है फैक्टर आ रहा है। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूले में। टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को करा देता हूँ बस। रॉकेट मोशन जो आपने शायद और जगहों पे भी किया होगा, और चैप्टर जो हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। रॉकेट मोशन है, इसमें देखो द मोशन ऑफ अ सिंपल रॉकेट इज एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन फॉर एलिमेंट्री न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें वो कहता है मैं स्टडी करूँगा, मैं आपको बस एक का ही थोड़ा सा बता देता हूँ। वो है फ्री स्पेस में रॉकेट की मोशन। रॉकेट की मोशन फ्री स्पेस में, यहाँ पे कोई फोर्स इस पर नहीं लगी, ग्रेविटी यानी यहाँ पे नहीं है, और ये इसकी मोशन डिस्क्राइब की हुई है। ये मैस एम है, इसका वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये कुछ मैस जो इसने इंजेक्ट किया डीएम प्राइम को इस डायरेक्शन में जा रहा है इनर्शियल फ्रेम के लिहाज से। तो a rocket moves in the free space at velocity v in the time interval delta t. A mass dm prime is ejected from this one dm prime is ejected from the rocket engine with velocity u with respect to the rocket ship, यानी रॉकेट के रिस्पेक्ट से, यानी यहाँ खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जो देखेगा वो ये देखेगा इसकी वेलोसिटी u, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट से नहीं है, ये इसके रिस्पेक्ट से है। के रिस्पेक्ट से जब आप देखोगे तो इसमें ये v का इफेक्ट भी आ जाएगा, ठीक। तो वो फिर आपका जो है v और u का दोनों का इफेक्ट। फ्री स्पेस इसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है चीज़ें पूरी इसने जो बताई हुई हैं, इसमें कहता है कि अच्छा आर मोशन इन द वन डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन एंड एलिमिनेट द वेक्टर नोटेशन, कोई वेक्टर नहीं डालेंगे। ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, अ पॉजिटिव mass dm prime is ejected, जो मैंने बता दिया आपको, फ्रॉम द रॉकेट इंजन विद द स्पीड माइनस u विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसशिप। ये सारी बातें हो गई। Immediately after the mass dm prime is ejected, the spaceship mass and speed are this। m में से dm prime निकाल दो और v में स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, ठीक है। उसके बाद स्पीड ज़्यादा आ जाएगी रॉकेट में। तो इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा आपका। तो इनिशियल मोमेंटम एम बी था एट एनी टाइम टी, और उसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या हुआ कि मैस थोड़ा सा डी एम प्राइम निकल गया और वी प्लस टी भी बन गया, और प्लस जो मैस आपका निकला है उस उसकी वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम जो है वो v माइनस टू बनेगी, जो मैंने आपको बताया था। इसकी वेलोसिटी जो है वो रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम जो है वो v है, और ये u प्राइम जो इसकी वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम है, तो इन दोनों को ऐड करके जो वो बनेगी इसकी वेलोसिटी। जो इनर्शियल फ्रेम देखेगा वो इन दोनों की वेलोसिटी को ऐड करेंगे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो v माइनस यू। तो रॉकेट एग्जॉस्ट मैस का मोमेंटम ये है, और जो स्पेसशिप है जिसमें से डीएम निकल चुका है उसका मैस ये है। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो बराबर हैं, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल मोमेंटम एम पी है, और ये फाइनल जो है वो ये क्वांटिटी जो हमने ऊपर लिखी है ये है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 4 क्वांटिटीज़ आपकी बन जाएंगी, इधर 2 क्वांटिटीज़ बन जाएंगी। इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये v वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो रही है। इसके अलावा ये जो है डी एम प्राइम और v इसको निगलेक्ट करेंगे, इस टर्म को ये निगलेक्ट करेगा, तो ये टर्म बच गई। और कौन सी बची है इसमें से जो इसने निगलेक्ट की है, हाँ ये कहता है वेयर वी हैव निगलेक्टेड द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशियल्स। दो टू डिफरेंशियल्स की जो प्रोडक्ट है वो इसने कर दी है, यानी कि एक ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होगी, ये एक छोटी क्वांटिटी है, ये दोनों छोटी छोटी क्वांटिटी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। तो आपके पास जो चीज़ बची यू डी एम प्राइम बचा, और यहाँ पे एम पी भी कैंसिल हो गया, एक ये क्वांटिटी जो है वो बची, ये क्वांटिटी और
ये वाली क्वांटिटी। तो इन दोनों को इक्वेशन के अपोजिट साइड पे लिख दिया और यहाँ से डी बी आपने निकाल लिया डी एम प्राइम ओवर एम। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये कहता है कि वी हैव कंसिडर डी एम प्राइम टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी। डी एम प्राइम जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, द चेंज इन द मास ऑफ द स्पेसशिप इटसेल्फ इज डी एम, तो वेयर डी एम इक्वल्स टू माइनस डी एम। तो डी एम प्राइम वो पॉजिटिव क्वांटिटी है और डी एम ये डी एम जो है ये मास में क्या चेंज आ रहा है स्पेसशिप के, तो कम हो रहा है, इसलिए माइनस एन बाहर निकाल दिया इसने। तो ये रिलेशन लिख देगा डी एम इज इक्वल टू डी एम प्राइम। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे डी एम माइनस डी एम लिख लो, तो एक माइनस एन आ गया, तो ये रिलेशन बन गया। इसके बाद अब इसको इसने इंटीग्रेट करना है। तो अब डी एम जो है नेगेटिव है। लेट एम नॉट एंड बी नॉट be the initial mass and speed of the spaceship respectively. Integrate equation 150 to its final value mv। तो अब आपने बस ये b नॉट से b और m नॉट से m इसको इंटीग्रेट करना है, ये log का फंक्शन बन जाता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये आ जाएगा b इक्वल्स टू b नॉट प्लस u नेचुरल log ऑफ m नॉट ओवर m। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे जो u है इसको एग्जॉस्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है। द एग्जॉस्ट वेलोसिटी u इज एज्यूम्ड कांस्टेंट। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के दौरान वो कहता है हमने जूम किया कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो एजम्पशन लगाई है उसने बता दिया आपको कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया है, फ्री स्पेस ली है। जस्ट टू मैक्सिमाइज द स्पेसशिप स्पीड, अगर आप इस स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, वी नीड टू मैक्सिमाइज द एग्जॉस्ट वेलोसिटी u एंड द रेशो m नॉट ओवर m। तो ये दो चीज़ें आप बढ़ा सकते हो अगर आप उसको स्पेसशिप को ज़्यादा तेज़ी के साथ पुश करना चाहते हो। तो कहता है बिकॉज द टर्मिनल स्पीड इज लिमिटेड बाय द रेशियो m नॉट ओवर m, सो द इंजीनियर्स हैव कंस्ट्रक्टेड मल्टी स्टेज रॉकेट्स। तो इस चीज़ को ज़्यादा पुश करने के लिए उन्होंने ये देखा कि इस रेशो पे डिपेंड करता है, तो इंजीनियर्स ने जो है मल्टी स्टेज जो है रॉकेट जो है वो बनाए। द मिनिमम मास लेस फ्यूल ऑफ द स्पेस शिप इज लिमिटेड बाय द स्ट्रक्चर मटेरियल। तो फ्यूल का निकाल के जो बाकी मैस है वो उसके स्ट्रक्चर मटेरियल की वजह से लिमिटेड होता है कि कैसे उसको बनाना है। हाउएवर इफ द फ्यूल कंटेनर इटसेल्फ इज jettisoned after its fuel has been burned, the mass of the remaining spaceship is even less। तो अब वो कह रहे हैं कि जो फ्यूल कंटेनर है, जो फ्यूल कंटेन करता है, उसको भी अगर हम किसी तरीके से इस्तेमाल कर लें, जेटिजन का मतलब है इसको भी आप ड्यूरिंग रॉकेट की मोशन में कंटेनर को भी फेंक दो, रॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, या ऐसा बनाओ इसको कंटेनर को कि इसको हम फेंक सकें। जब हमारा फ्यूल सारा का सारा जो है वो कंज्यूम हो जाए, जल जाए, तो उसका कंटेनर भी आपने जेटिजन कर देना, फेंक देना है। मैस ऑफ द रिमेनिंग स्पेसशिप इज इवन लेस। ठीक है, तो बाकी जो फिर आपका स्पेसशिप का मैस है वो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस जो है हम ये बनाने की कोशिश कर रहा है मल्टी स्टेज से, ये किस तरीके से इसको हम ज़्यादा कर सकें। The spaceship can contain 2 or more fuel containers, each of which can be jettisons। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं फ्यूल कंटेनर्स, और ठीक है, तो उसी मल्टी स्टेज यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा है। फॉर एग्जांपल लेट एम नॉट जो है वो इनिशियल टोटल मास स्पेसशिप का, m1 जो है ma प्लस mb है। ma मास ऑफ द फर्स्ट स्टेज पे लोड है, mb जो है मास ऑफ द फर्स्ट स्टेज फ्यूल कंटेनर्स है। ये फ्यूल कंटेनर्स क्या है, ये जो है पे लोड है। पे लोड वो है कि जो आपका कंटेनर मतलब कि और चीज़ें कोई आप सेटेलाइट ऊपर लेके जाना चाहते हो, या और सामान जो है, ठीक है, जो चीज़ आप आगे लेके जाना चाहते हो, या इस फर्स्ट स्टेज वाली चीज़ को छोड़ के बाकी सेकंड स्टेज जो चीज़ है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। और ये v1 जो है ये स्पीड आपको मिलेगी जब फ्यूल जो है वो फर्स्ट स्टेज का फ्यूल जो है बर्न हो जाएगा। तो ये हो गया v1, ये आपका इनिशियल मास, और ये आपका m1 जो है। इस तरीके से ये पहली स्टेज जब फ्यूल सारा जो है जल जाएगा तो फिर क्या होगा, ये लिखा हुआ है इसने कहते हैं मास mp रिलीज इनटू द स्पेस। तो mp मास है जो कि कंटेनर का मास है, वो आप जो है उसको भी थ्रो कर दोगे। तो अब बाकी जो आपके पास ma बचा, जो इनिशियल टोटल मास ऑफ स्पेसशिप और सेकंड स्टेज होगा, और इसके अंदर फिर आप मज़ीद दो हिस्से बना सकते हो, एक m2 के, इसमें से एक जो है वो पेलोड का होगा, जो आगे जो बाकी सामान रह गया है, और mt जो है वो सेकंड जो फ्यूल आपका जिस कंटेनर में रखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे फिर आप v1 और v2 बना सकते हो। आपके पास v1 है और आपकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और ये रेशो आ जाएगी। तो अब खैर इनको रिलेशन को आप डाल के अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ रिलेशन बन जाती है।
पहले सिर्फ एम नॉट और एम था, अब आपके पास ये चीज़ आ गई है, तो इस चीज़ को वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्ट दिस कैन बी मेड मच लार्जर दैन जस्ट एम नॉट और एम वन। एम नॉट एम वन के मुकाबले में इस चीज़ को आप बहुत आराम के साथ कर सकते हो। मल्टी स्टेज रॉकेट्स आर मोर कॉमनली यूज इन द एसेट अंडर ग्रेविटी इन फ्री स्पेस। तो बस ये इतना सा हम इसको कर लेते हैं, बस बात ये है। फिर दूसरा इसने ये चीज़ लिखी हुई है कि ये इसको थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है एम डी वी और डी टी माइनस यू डी और डी टी, इसको ये थ्रस्ट की लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं कि कितना थ्रस्ट है, कितना थ्रस्ट, बस। तो ये अंडर ग्रेविटी वाला आप लोग खुद से देख लेना इसको, बस रॉकेट मोशन को यहाँ स्टॉप करते हैं इसको।